विक्की और अरविंद अपने फ्लैट पर अकेले थे। साले कमीने, यार सच बताओ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशी मनाऊं या गम। अब तेरे यार की शादी है, गम क्यों मनाएगा? खुशी मना, खुशी। अरे लेकिन दोस्त की शादी भी तो उसी लड़की से हो रही है जिसको मैं अपनी बीवी बनाना चाहता था। इतना पीछे पड़ा उसके, लेकिन फंसी वो तुझसे ही। अरे तो क्या हुआ यार, और भी बहुत लड़कियां तेरे पीछे, अरे उनसे शादी कर लेना। हाँ भाई, अब तो और ही कोई देखनी पड़ेगी। अब तो वो मेरी भाभी बनने वाली है यार, कैसे का। अबे यार, ये जोमेटो वाला कहाँ रह गया है? तभी डोरबेल बजी और विक्की बोला, अरे लगता है ऑर्डर आ गया, जाकर दरवाजा खोल। अरविंद उठकर दरवाजा खोलने गया और सामने किसी बॉय की जगह एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आई एम अंजना फ्रॉम जोमेटो। सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई। ये लीजिए आपका ऑर्डर। लड़की की आवाज सुनकर विक्की भी अपनी जगह से उठकर आ गया। अरे अब बाहर क्यों खड़ी हैं आप, अंदर आइए ना। सर आप मुझे पेमेंट दे दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, थोड़ा रुक कर जाना ना। अगर नहीं आई तो हम जोमेटो में बता देंगे कि आप ऑर्डर टाइम पर नहीं लाई थी। ये सुनकर अंजना ना चाहते हुए भी अंदर चली गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स टेबल पर रखा और फिर विक्की और अरविंद ने उसको बैठने के लिए कहा। प्लीज प्लीज बी कंफर्टेबल। हाँ, कहकर विक्की ने 3 ग्लास में ड्रिंक निकाली और उसमें से एक उसकी तरफ बढ़ाई। ये लीजिए। ऐसा कहते हुए विक्की ने जानबूझकर उसकी ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी और बोला, ओह सॉरी, गलती से गिर गया। मैं आपको ड्रेस दे देता हूँ, आप बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए। विक्की की बात सुनकर अंजना खड़ी हो गई। विक्की ने कबर्ड से उसको एक ड्रेस निकाल कर दी और फिर वो बाथरूम में चली गई। अरे तू देखना, अब आएगा खाने का असली मजा। अंजना ड्रेस चेंज करके बाहर आई। वो ड्रेस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी, जिसमें अंजना को बहुत ही अजीब लग रहा था। वाओ, यू लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस। मैंने आज तक इतनी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी। अरे तो क्या हुआ, अब तो पहन ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने तो मुझे हीरोइन बना दिया। अरे ये हुई ना बात। लो चलो, तुम भी हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। अंजना की तरफ से ये जवाब सुनकर अब उन दोनों के चेहरे और ज्यादा खिल उठे थे। श्योर। अरे आप लोगों ने मेरा लाया हुआ ऑर्डर तो खोला ही नहीं। अरे हम तो तुम्हारे बोलने का ही वेट कर रहे थे, कहकर विक्की ने बॉक्स खोला। बड़ी मस्त खुशबू आ रही है यार, कहकर उन्होंने एक एक पीस उठाया और मुंह से लगाया। अचानक उनको उसका टेस्ट बहुत ही अजीब लगा और उन्होंने गौर किया कि बॉक्स के अंदर रखे चिकन में कीड़े चल रहे हैं और जो चिकन उनके मुंह में है उसमें भी कीड़े लग चुके हैं। कीड़े उनके मुंह के अंदर रेंगने लगे और उससे निकलकर उनकी नाक कान के अंदर जाने लगे। क्या हुआ सर, ऑर्डर पसंद नहीं आया क्या? उन्होंने जैसे ही अंजना की तरफ देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंजना का चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था और उसकी आंखें भी लाल चमक रही थीं। सही कहा था आपने, अब आएगा खाने का असली मजा। कहकर उसने भी बॉक्स से चिकन उठाया और जबरदस्ती उन दोनों के मुंह में ठूस दिया। उन्होंने खाने को मुंह से उगल दिया और वहां से दरवाजे की तरफ भागे। वो उड़कर उन दोनों के पास गई और उनकी गर्दन पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। फिर जबरदस्ती उनके मुंह में वो चिकन ठूस ठूस कर खिलाया और इसी के चलते दोनों की मौत हो गई। थोड़ी देर बाद जब असली जोमेटो डिलीवरी बॉय वहां पहुंचा तो दृश्य बहुत ही डरावना था। विक्की और अरविंद की लाशों पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे और उनकी लाशों के पास जोमेटो का बॉक्स रखा हुआ था। इंस्पेक्टर शिंदे, ये जितने भी खून हो रहे हैं ना, इनमें 2 बात कॉमन है। सभी ने मरने से पहले जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया था और उनके डिलीवरी बॉय के पहुंचने से पहले ही
किसी और ने वहां जाकर ऑर्डर करने वालों को मार डाला। अरे समझ नहीं आता सर, इन खूनों का जोमेटो से क्या कनेक्शन है? दुल्हा दुल्हन को मिलन की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। अभी खाना चल रहा है और दुल्हन सेज पर तैयार बैठी है। अरे कोई बात नहीं, आजकल तो कुछ भी अजीब नहीं है, मॉडर्न जमाना है। श्वेता सेज पर घूंघट ओढ़े हुए बैठी हुई थी। अमित चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसके पास गया। श्वेता डार्लिंग, आखिर वो रात आ ही गई जिसका हमें कब से इंतजार था। ये सुनकर श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया। देखने पर लग रहा था कि उसकी गर्दन हिल रही है। श्वेता, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कहते हुए अमित ने अचानक से उसका घूंघट हटा दिया। वो चबड़ चबड़ की आवाज करते हुए बहुत ही गंदे तरीके से कीड़े लगा हुआ चिकन खा रही थी। ये तुम्हें क्या हो गया? तभी उसको पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ सर, आपको ऑर्डर पसंद नहीं आया? सुनकर जैसे ही अमित ने पलट कर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे जोमेटो वाली अंजना खड़ी हुई थी। इस टाइम वो बहुत ही भयानक रूप में थी। कौन हो तुम? वही जोमेटो वाली डिलीवरी गर्ल, पहचाना नहीं क्या आपने? सुनकर अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। अंजना? हाँ, वही अंजना जो तुम्हारे लिए ऑर्डर लेकर आई थी। एक बॉय की जगह गर्ल को डिलीवरी करते हुए देखकर तुमको बहुत मस्ती सूझ गई थी ना। तुमने मुझे पेमेंट देने के बहाने अंदर बुलाया और फिर मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर क्या कहा था, अब आएगा खाने का असली मजा। मुझे ऐसी बीमारी थी जिसमें शराब मेरे लिए जहर थी। इसी वजह से मेरी मौत हो गई, लेकिन तुमने फिर भी मेरी मौत का राज सबसे छिपाया। जोमेटो से कॉल आया तो कह दिया कि मैं तुम्हारे घर पहुंची ही नहीं। मेरी गलती सिर्फ यही थी कि मैं लड़की होकर डिलीवरी का काम कर रही थी। अगर कोई लड़की तुम्हारा ऑर्डर लेकर आए तो तुम उसके साथ बदतमीजी करोगे। ये सुनकर वो भयानक आवाज करते हुए उसके ऊपर कूदी और उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। नहीं, तब से आज तक मैंने तुम जैसे बहुत कमीनों को मारा है। तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ? तुमने यही कहा था ना कि मैं तुम्हारा ऑर्डर लेकर आई ही नहीं थी। तो ठीक है, अब मैं आ चुकी हूँ। अपना ऑर्डर मजे लेकर खाओ। अब आएगा खाने का असली मजा। कहकर अंजना ने अमित का मुंह पकड़ा और फिर कीड़ों से भरा चिकन जबरदस्ती उसको खिला खिला कर उसे भी खत्म कर दिया। अबे यार, ये जोमेटो वाला कहाँ रह गया? उफ, लड़के की जगह एक लड़की ऑर्डर लेकर आई है। यस सर। अब आएगा खाने का असली मजा। कहकर उस लड़के ने अंजना को घर के अंदर ले लिया। रीमा आज रात घर पर अकेली थी। रीमा के नाना बीमार थे, इसलिए रीमा के पेरेंट्स 2 दिनों के लिए नाना के घर गए हुए थे। घर पर अकेला रहना हो तो कितना मजा आता है। चाहे टीवी देखो, चाहे बॉयफ्रेंड से बात करो, कोई रोक टोक नहीं। आज खाना भी नहीं बनाऊंगी, पिज्जा मंगवाती हूँ और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी। रीमा ने एक फूड डिलीवरी करने वाली वेबसाइट से पिज्जा ऑर्डर कर दिया और टीवी देखते हुए पिज्जा आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद किसी ने डोरबेल बजाई। लगता है पिज्जा आ गया। रीमा जब दरवाजा खोलने गई तो बाहर कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर बेल किसने बजाई? रीमा कुछ देर दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया। आखिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही घर की लाइट चली गई। ओह गॉड, ये लाइट को क्या हो गया? अब मैं टीवी भी नहीं देख पाऊंगी। रोहित को फोन करती हूँ। रीमा अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाने ही वाली थी, तभी उसे किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज सुनाई दी। रीमा को थोड़ा डर लगा क्योंकि घर पर कोई नहीं था और लाइट भी नहीं आ रही थी। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने इतनी जोर से मेन गेट खटखटाया कि रीमा चौंक पड़ी। ऐसा लगा कि दरवाजा टूट ही जाएगा। कौन है? आ रही हूँ अभी। दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? रीमा ने दरवाजा खोलने से पहले इस बार डोर लेंस से बाहर देखा।
बाहर सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा साड़ी से ढका हुआ था और हाथ में पिज्जा था। रीमा तुरंत दरवाजे के पीछे हट गई थी। रीमा ने पहले भी पिज्जा मंगवाया था, पर इस तरह सफेद साड़ी पहने कोई औरत कभी पिज्जा लेकर नहीं आई थी। बाहर खड़ी औरत बार बार डोल बेल बजाने लगी। क्या करूं, दरवाजा खोलूं या न खोलूं? ये औरत तो किसी चुड़ैल की तरह लग रही है। बराबर वाली गुप्ता आंटी के घर कॉल करती हूँ। हेलो आंटी, मैं रीमा बोल रही हूँ। मैंने पिज्जा मंगवाया था, पर सफेद साड़ी पहने कोई औरत मेरे घर पिज्जा लेकर आई है। मुझे डर लग रहा है। क्या आप अपना दरवाजा खोलकर जरा मेरे दरवाजे पर देखेंगी? घबराओ नहीं रीमा, मैं अभी देखती हूँ। गुप्ता आंटी अपने घर से बाहर निकले और रीमा के दरवाजे पर गईं। रीमा डोर लेंस से बाहर देखने लगी। गुप्ता आंटी सफेद साड़ी पहने मुंह ढाक के खड़ी औरत से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और मूर्ति की तरह खड़ी रही। गुप्ता आंटी को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दोबारा पूछा, सुनिए, क्या आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करने आई हैं? सफेद साड़ी पहने औरत ने अपने सिर से साड़ी हटाई और गुप्ता आंटी से कहा, पहचानो मुझे। रीमा ने देखा कि औरत की शक्ल देखते ही गुप्ता आंटी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। औरत ने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और गुप्ता आंटी के सीने पर लगातार चाकू से कई बार वार कर दिए। रीमा बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उसने अपनी चीख नहीं निकलने दी। उसने मेन डोर पर एक भारी सी टेबल लगा दी और खुद को अंदर वाले कमरे में बंद करके अपने पापा को फोन किया। हेलो पापा, जल्दी घर आ जाइए। मैंने पिज्जा मंगवाया था। सफेद साड़ी में एक चुड़ैल पिज्जा लेकर आई है। उसने पड़ोस वाली गुप्ता आंटी को मार डाला है। रीमा फोन पर अपने पापा से बात कर रही थी, तभी उसे लगा कि चुड़ैल ने मेन गेट तोड़ दिया है। रीमा ने कमरे की फर्श पर लेटकर दरवाजे के नीचे से बाहर देखा। उसे चुड़ैल के पैर दिखाई दिए जो उसी रूम की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें रीमा बंद थी। रीमा ने रूम में कोई भारी चीज ढूंढी, ऐसी चीज जिससे चुड़ैल पर हमला किया जा सके। उसे अपने पापा की गोल्फ स्टिक दिखी। रीमा गोल्फ स्टिक लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही चुड़ैल कमरे में घुसी, रीमा ने गोल्फ स्टिक से चुड़ैल की गर्दन काट डाली, लेकिन चुड़ैल के धड़ ने अपना सिर उठाया और वापस जोड़ दिया। मैं पहले ही मर चुकी हूँ, अब मुझे मारने का कोई फायदा नहीं। कौन हो तुम और मेरे घर पर क्यों आई हो? तुमने गुप्ता आंटी को क्यों मार डाला? तू अपने मामा अर्पित को जानती है, जो कुछ साल पहले तक यहीं रहकर जॉब करता था। हाँ, अर्पित मामा को मैं जानती हूँ, वो भी बेंगलुरु में है। मैं पिज्जा डिलीवरी करने का काम करती थी। लड़की होने के कारण मुझे बहुत मुश्किल से पिज्जा डिलीवरी जैसी जॉब मिल पाई थी। मैं अपनी जॉब में खुश थी और अपने परिवार का सहारा थी। एक दिन जब तेरा मामा घर पर अकेला था तो उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था। जब मैं पिज्जा डिलीवरी करने आई तो मुझे अकेला देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने पिज्जा मेरे हाथ से लेते समय मुझे गलत तरह से छुआ तो मैंने उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। तेरे मामा ने मेरी गर्दन पकड़ी और पास में रखा शीशे का पॉट मेरे सिर पर दे मारा। मैं बेहोश हो गई तो तेरे मामा घबरा गए। उसे लगा कि मैं मर चुकी हूँ। घबराहट में वो मुझे घर के पीछे वाले गार्डन तक घसीटते हुए ले गया और उसने मुझे गार्डन में गाड़ दिया। गुप्ता आंटी का तेरे मामा से चक्कर चल रहा था, उसने भी मुझे गाड़ने में तेरे मामा की मदद की थी। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। रीमा तुरंत अपने गार्डन में गई और फावड़े से उसने पूरा गार्डन खोद डाला। वहाँ उसे कंकाल गड़ा हुआ मिला। रीमा सोच में पड़ गई कि क्या उसे अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देना चाहिए और अपने मामा को सजा दिलवानी चाहिए, या फिर उसे अपने मामा को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, रीमा को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सतीश दिल्ली में एक सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंस चलाता था। 1 महीने उसके दिन की शिफ्ट रहती और 1 महीने रात की। एक बार जब सतीश नाइट शिफ्ट पर था तो उसके पास किसी औरत का फोन आया। हेलो भैया, मैं वजीराबाद के पास हाईवे से बोल रही हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं, प्लीज जल्दी से आ जाइए। घबराइए नहीं मैडम, मुझे आप अपना नाम और लोकेशन व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। मैं करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट बाद सतीश के मोबाइल पर लोकेशन और नाम आ गए। वो गूगल मैप के हिसाब से एम्बुलेंस लेकर चल दिया।
सतीश को एम्बुलेंस चलाने की नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी, इसलिए उसे रूट्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दिन में तो वो लोगों से पूछ लेता था, लेकिन रात के टाइम रास्ता ढूंढने के लिए उसे गूगल मैप पर ही निर्भर रहना पड़ता। औरत की भेजी गई लोकेशन के हिसाब से सतीश एक सुनसान रोड पर पहुंच गया। वो एरिया शहर से कुछ कटा हुआ था। रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां और बेर के पेड़ थे। सतीश जैसे ही मैप पर शो हो रही लोकेशन पर पहुंचा, गूगल मैप पर लोकेशन अचानक चेंज हो गई। अब मैप टारगेट लोकेशन 3 किलोमीटर दूर कहीं शो कर रहा था। सतीश ने औरत के नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं लगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। सतीश ने व्हाट्सएप कॉल की। हेलो हेलो मैडम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो हेलो मैडम, हेलो। फोन कट गया और उधर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद मोबाइल पर सिग्नल आना बंद हो गया। ये मुझे कहाँ फंसा दिया? तभी सतीश को काफी दूर सड़क पर एक औरत दिखाई दी, जिसके साथ एक लड़की भी थी। औरत एम्बुलेंस की तरफ हाथ दिखा रही थी। सतीश ने तुरंत एम्बुलेंस स्टार्ट की और तेज स्पीड से उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से कोई अचानक भागता हुआ निकला। इससे पहले कि सतीश एम्बुलेंस के ब्रेक लगा पाता, एम्बुलेंस उस व्यक्ति से जा टकराई। सतीश बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि पहले कभी उसके साथ इस तरह एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो एम्बुलेंस से उतरकर देखने गया कि उसने किसके ऊपर एम्बुलेंस चढ़ा दी है। जब उसने एम्बुलेंस के नीचे देखा तो नीचे कोई नहीं था। सतीश ने फिर सामने रोड पर देखा। पहले जो औरत लड़की के साथ खड़ी थी, वो भी गायब हो चुकी थी। सतीश समझ गया कि जो उसके एम्बुलेंस के नीचे आया, ना तो वो इंसान था और ना ही सामने से बुला रही औरत और लड़की। ये सब किसी आत्मा का फैलाया भ्रम है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सतीश ने जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला, उस पर एक चुड़ैल बैठी हुई थी। चुड़ैल ने सतीश को लात मारी और वे झाड़ियों में जा गिरा। सतीश तुरंत झाड़ियों के अंदर भाग गया। उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने ही हॉस्पिटल के एक ड्राइवर को कॉल किया। हेलो सोनू, मैं सतीश बोल रहा हूँ। हाँ सतीश, तुम किसी पेशेंट को लेने गए थे ना? हाँ, आया तो था एक पेशेंट को लेने, लेकिन यहाँ कोई पेशेंट नहीं है। कुछ भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है यहाँ पर। तुम जल्दी से हेलो सतीश, सतीश क्या हो रहा है वहां पर? हेलो सतीश, सतीश क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो सतीश। एम्बुलेंस में एक ट्रैकर लगा होता है। सोनू एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए अपनी बाइक से सतीश को ढूंढने निकला। करीब 20 मिनट में वो एम्बुलेंस की लोकेशन पर पहुंच गया। एम्बुलेंस स्टार्ट थी और उसका सायरन बज रहा था। सोनू ने सबसे पहले दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट देखी। ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था। फिर उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोला। पेशेंट को लेटाने वाली सीट पर सतीश की लाश पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गहरा काला निशान था। 2 महीने हो गए, पर पुलिस को सतीश की मौत का कारण नहीं समझ आ रहा था। कुछ महीनों के बाद सोनू ने न्यूज़पेपर में उसी रोड पर हुए एक और हादसे के बारे में पढ़ा। हादसे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का एम्बुलेंस ड्राइवर मारा गया था। सोनू ने हादसे वाली जगह के आसपास पूछताछ की तो उसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पता लगा, जिसने उसे उस लोकेशन का रहस्य बताया। 1 साल पहले यहाँ से कुछ दूर वजीराबाद में एक औरत अपनी लड़की के साथ रहती थी। औरत की लड़की डिप्रेशन का शिकार थी। एक रात उसने जहर खा लिया। औरत ने तुरंत एम्बुलेंस पर फोन किया। एम्बुलेंस ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक समय पर निकल गया था, लेकिन वो रास्ते में एक जगह शराब पीने के लिए रुक गया। ड्राइवर द्वारा की गई देरी के कारण लड़की की जान चली गई। एक लौती लड़की ही उस औरत की दुनिया थी। उसने लड़की के मरने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस औरत की आत्मा ही अक्सर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन करके यहाँ बुलाती है और उनसे बदला लेती है। दीपक दिल्ली में एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता था। आज वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आरटीओ ऑफिस आया था, जहां उसे अपने स्कूल का फ्रेंड शुभम मिल गया। दीपक, क्या तुम भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए हो? ड्राइविंग लाइसेंस तो मैंने बहुत पहले बनवा लिया था।
जब मैंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था। मैं रिन्यू कराने आया हूँ। यार मैंने भी फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, पर मुझसे हो नहीं पाया। लाइन बहुत लंबी है, हमारा नंबर आने में टाइम लगेगा। चलो चाय पी लेते हैं। शुभम और दीपक आपस में बातें करने लगे। तुम्हें याद है, हमारी क्लास में मुकेश नाम का एक लड़का पढ़ता था। उसने भूत प्रेत के डर से सुसाइड कर लिया था। हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। मुझे हैरानी होती है, आजकल भी लोग भूत प्रेत की बातों में यकीन करते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार फूड डिलीवरी के दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आत्मा भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ, जरा मुझे डिटेल में बताओ। ये बात 2017 की है। उस समय मैंने फूड डिलीवरी का नया काम शुरू किया था। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियां रात में डिलीवरी करने पर एक्स्ट्रा पैसे देती हैं, इसलिए मैं अक्सर नाइट शिफ्ट किया करता था। एक बार रात के 11 बजे नॉर्थ दिल्ली के बंगलो रोड से एक ऑर्डर आया। चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट से फूड पिकअप करके बंगलो रोड पर बंगला नंबर 41 में पहुंचना था। हेलो, हाँ मैम, मैंने आपका ऑर्डर पिकअप कर लिया है। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैं फोन काटने के बाद बाइक स्टार्ट कर ही रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे सर पर हाथ मारा। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने बाइक स्टार्ट की और पूरी फुल रेस देकर आगे बढ़ने लगा। तभी एक पागल औरत अचानक रोड पर दौड़ती हुई मेरी बाइक के सामने आ गई। दीपक अपनी बाइक अचानक से रोकता है। मरना है क्या? दिखाई नहीं देता, बेवकूफ कहीं की। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ कह पाता, वो अचानक से गायब हो गई। मेरा फोन फिर बजने लगा। हाँ मैम, बस मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ मुझे पता है, बंगला नंबर 41 में पहुंचना है ना। करीब 10 मिनट बाद मैं बंगलो रोड पर पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। धत तेरी की, पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था। मैं बाइक से उतरकर हाउस नंबर देखते हुए पैदल बाइक लेकर चलने लगा। 20, 21, 22। तभी इस बार किसी ने पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींच दिए। मैं बुरी तरह डर गया। फूड डिलीवरी करने वाले बैग में मैंने एक हाथ घुसते हुए देखा। मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे जब मुझे पता लगा कि पीछे बैग से हाथ निकलकर मेरे बाल खींच रहा था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और 2 फीट दूर खड़ा होकर बैग को देखने लगा। उधर वो औरत जिसका खाना पहुंचाना था, वो मुझे बार बार फोन करके पागल कर रही थी। हेलो, हाँ मैम, मैं बंगलो रोड पर पहुंच चुका हूँ। बस कुछ मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। बस कुछ मिनट में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। मुझे बैग से खाना निकाल कर डिलीवरी करना था, लेकिन मेरी बैग के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बैग हिलने लगा और बाइक से नीचे गिर गया। कुछ देर बैग में कोई हरकत नहीं हुई। मैं किसी तरह हिम्मत करके बैग के पास गया और बैग को खोला, पर बैग में कुछ नहीं था। फूड रखा हुआ था और उसके ऊपर खून से लिखी हुई एक पर्ची थी जिस पर लिखा था बंगला नंबर 47। मुझे फूड डिलीवरी करना था बंगला नंबर 41 में और पर्ची में लिखा था बंगला नंबर 47। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी पीछे से मुझे एक और डिलीवरी बॉय आता हुआ दिखाई दिया। तब मेरी जान में जान आई। मैं तुरंत उसकी बाइक के आगे कूद पड़ा और मैंने उसकी बाइक रुकवा दी। सुनो दोस्त, क्या तुम बंगला नंबर 41 तक मेरे साथ चल सकते हो? मैंने उस डिलीवरी बॉय को सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था। हैरत की बात ये थी कि उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही चीजें हुई थी। करीब 15 मिनट हम दोनों बंगला नंबर 41 पर खड़े थे। एक मोटी सी औरत फूड रिसीव करने आई। आंटी जी, बंगला नंबर 47 में क्या है? कौन रहता है वहाँ? क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब चीजें हुई, जैसे किसी पागल औरत का अचानक बाइक के आगे से निकल जाना या बैग में पर्ची? हाँ, लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? इस रोड पर आने वाले डिलीवरी बॉयज के साथ ये सब होता रहता है। दरअसल बंगला नंबर 47 में रिया नाम की एक पागल लड़की रहती थी। रिया अपने दादा दादी की अकेली वारिस थी। राकेश नाम के एक आदमी ने पैसों के लालच में रिया से शादी कर ली। रिया के दादा दादी की मौत के बाद राकेश रिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। राकेश का किसी और औरत से अफेयर था। एक दिन राकेश ने उस औरत के साथ मिलकर रिया का गला घोंट दिया। राकेश को नहीं पता था कि रिया ने फूड ऑर्डर कर रखा है।
फूड डिलीवरी बॉय ने विंडो से सब कुछ देख लिया था। राकेश ने उस फूड डिलीवरी बॉय को खूब डराया और धमकाया, फिर उसे कुछ पैसे भी दिए। तुमने ना कुछ देखा है और ना कुछ सुना है। अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। डिलीवरी बॉय ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर वो उसी समय पुलिस स्टेशन चला जाता तो शायद रिया को न्याय मिल जाता, पर डिलीवरी बॉय के डर जाने के कारण रिया को न्याय नहीं मिल पाया। रिया की आत्मा बंगला नंबर 47 में भटकती है। राकेश रिया की आत्मा से अपनी जान बचाने के चक्कर में विदेश भाग चुका है। रिया की आत्मा ही इस रोड पर आने वाले फूड डिलीवरी बॉयज को अक्सर परेशान करती है।